नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है कानपुर के पास के एक छोटे से गांव की। और ये कहानी आज से करीब 100 साल पुरानी है। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसको बचपन से हमेशा सिर्फ और सिर्फ ताने ही सुनने मिले थे, क्योंकि बचपन में उसके जन्म के वक्त ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। और माँ के देहांत के कुछ ही सालों के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसे सारे लोग मनहूस कह के बुलाया करते थे। कुछ लोग मुसीबत कहते तो कुछ बनौती। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उस बेचारी बच्ची का नामकरण कर रखा था। कोई भी उसे उसके असली नाम ममता से बुलाया नहीं करता था। उसके माता पिता के मृत्यु के बाद उसका जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के साथ बीता था। आस पड़ोस के लोग भी उसके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हर किसी को यही लगता था जिसके ऊपर भी उसका साया पड़ जाएगा उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जैसे तैसे उसकी जिंदगी कट रही थी। अब उसकी उम्र 11 साल की हो चुकी थी और उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों के ताने भी उसके लिए बढ़ चुके थे। अब वो अकेला जब भी महसूस किया करती थी, उसके गांव से लगकर जो एक जंगल था, वो हमेशा उस जंगल में चले जाया करती और वहां जाकर अकेले में पेड़ पौधों से अपना दुख बताती और रोती थी। यही सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसे वहां पर एक बाबा दिखाई दिए जो कि अपनी साधना में लीन थे। वो उन बाबा को दूर से ही देख रही थी और उनको वहाँ पर बैठा देखकर उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि उसकी भी जिंदगी इन्हीं बाबा की तरह होनी चाहिए, जिसको किसी भी चीज़ से ना कोई मतलब और ना कोई लेना देना हो। आराम से जंगल में बैठे हैं और अपने मन की जो भी चीज़ है वो कर रहे हैं। लेकिन बाबा बनना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि आप हर मोह माया से निकल जाएं, ये काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे ही अब वो जब भी जंगल में आती तो पेड़ों से कम बातें करती और वो बाबा को बैठकर देखा करती थी। पता नहीं क्यों उसका ध्यान धीरे धीरे अब उन बाबा की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसको इंतज़ार था कि किसी दिन तो वो बाबा अपने साधना से बाहर होंगे और वो उन बाबा जी से बात कर पाएगी। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसने देखा कि बाबा आज साधना में नहीं बैठे हुए थे। और वो जब वहाँ पर पहुँची तो आज बाबा को साधना से बाहर देखकर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके सामने जाए और उनसे अपने मन की बातें कह सके। लेकिन बाबा ने खुद ही उसे आवाज़ देकर बुलाया और पहली बार आज उसे उसके नाम से किसी ने पुकारा था। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक थी। बाबा ने कहा, ममता, पेड़ के पीछे से बाहर आ जाओ बेटा। ममता ने जब बाबा की ये आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से बाहर निकल कर आई और बाबा के सामने आकर बिना कुछ बोले सिर्फ रोए जा रही थी। बाबा को तो कहीं ना कहीं उसके सारे दुख का आभास पहले से ही था। बाबा उसके मन का पूरा हाल अच्छे से जानते थे। ममता को ऐसा लगता था कि ममता उनसे बातें करे, उनको बातें बताए, लेकिन वहाँ खड़े खड़े वो जो भी चीज़ें सोचती थी बाबा को वो सारी चीज़ें पता थी। उसके अलावा भी ममता की ज़िंदगी उनसे छुपी नहीं थी।
बाबा ने कहा, बेटा अब रोना बंद करो, अब तुम्हारे रोने का समय जा चुका है। ममता ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, बाबा मेरी जिंदगी से ना रोने का समय कभी नहीं जाने वाला। मेरे से ज़्यादा मनहूस लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बचपन में अपनी माँ को खा गई, कुछ सालों बाद पिता भी चले गए, और जब तक इतनी बड़ी हुई तब तक लोगों के ताने भी इतने बड़े हो चुके थे कि लगता जैसे यही ताने अब जिंदगी बन गए हैं। और वो काफ़ी उदास सी बाबा के सामने सर झुकाए खड़ी थी। बाबा ने कहा, इधर आओ बच्चा, मेरे पास आओ। वो डरते डरते बाबा के पास पहुंच गई और बाबा के पैर पकड़ लिए उसने कहा, बाबा मुझे भी आपकी तरह ही बनना है। मुझे भी आपके जैसा हर चीज़ से मतलब अपना नहीं रखना। मुझे अब किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप मुझे बस अपनी तरह बना दीजिए। बाबा ज़ोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, बेटा ये ऊपरी बातें मुझे मत बता। तेरे मन का हाल मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से, तेरे मन में अभी भी सारी इच्छाएं बाकी हैं। तुझे वो सब कुछ चाहिए जो तुझे आज तक बचपन से कभी नहीं मिला। तुझे मेरे जैसा बनना है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तू अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तुझे सच में संन्यास नहीं चाहिए। तुझे तो इसी दुनिया की, इसी मोह माया में लिपट कर रहना है। ये सारी बातें मुझे अच्छे से पता है। हाँ, तुझे कुछ विद्याएं पता होनी चाहिए। वो विद्याएं मैं तुझे सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे समय आने पर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। ममता ने तुरंत उनके चरणों में अपना सर रखकर कहा, बाबा चाहो तो ये गला काट लो, लेकिन जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो चीज़ें सच में मुझे चाहिए। मुझे सिखा दीजिए, मुझे ऐसा बना दीजिए जिससे कोई भी मुझे अब कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और जो चीज़ें मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं पाई, सिर्फ दूसरों के पास देखी हैं, वो चीज़ें मुझे मिल जाएं। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा, और इस शिक्षा के दौरान अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तू सच में इससे भी ज़्यादा उच्च शिक्षा पाने लायक है, तो मैं तुझे आगे की भी और बहुत सारी विद्याएं सिखाऊंगा। क्योंकि वैसे भी मुझे मेरा कोई शिष्य तो चाहिए ही था। लेकिन एक बात समझ ले, ये विद्याएं तुझे बहुत संभल कर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, वरना इन विद्याओं का तेरे ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। ममता ने कहा, बाबा अभी जितना गलत असर है उससे ज़्यादा गलत असर क्या ही पड़ेगा। और आप जैसा मुझे जो भी बताओगे मैं सिर्फ और सिर्फ वही करूँगी। आप बस मुझे सिखाकर एक बार आजमा कर देखिए। बाबा ने भी कहा, ठीक है, तू एक काम कर, कल अमावस्या की रात है, तू कल रात में इस जंगल में यहीं पर आ जाना। कल से तेरी शिक्षा प्रारंभ होगी। और फिर उसी तरह ममता कल रात को बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने अपने हिसाब से जो भी चीज़ें करनी थी वो करके धीरे धीरे उसे सारी विद्याएं सिखाना शुरू की। लेकिन ये विद्याएं सिर्फ एक बेसिक विद्या कह सकते हैं, जिससे कि आप जो चाहें, मतलब काले जादू की जो इच्छाएं आपकी हैं वो पूरी हो सकती थी। ममता बहुत जल्दी जल्दी सारी विद्याएं सीख रही थी। मुश्किल से 2 महीने ही बीते होंगे कि ममता की हालत में अब काफ़ी सुधार आने लगा। अब लोग उसे कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते थे। ऐसा कैसे हो रहा था ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया नहीं था। उसने बहुत मन लगाकर बाबा जी से 6 महीने तक विद्या ग्रहण की, लेकिन 6 महीने बाद उसे अब
कहीं ना कहीं शादी करनी थी और शादी करके सेटल होना था। उसको एक लड़का भी पसंद था, लेकिन वो लड़का अभी तक ममता पे नज़र तक नहीं डालता था। लेकिन ये विद्याएं सीखने के बाद आपके अंदर वशीकरण की भी शक्तियां आ जाती हैं, और यही कहीं ना कहीं ममता के साथ भी हो रहा था। वो उस लड़के को हमेशा नज़र भर के देखती थी, लेकिन वो लड़का कभी पलट कर नहीं देखता था। एक दिन उस लड़के ने ममता से रास्ते में आते जाते वक्त नज़र से नज़र मिला ली। तब से उस लड़के की हालत ऐसी हो गई कि वो ममता के बिना रहना ही नहीं चाहता था। और अब हालत ऐसी थी कि वो ममता के बिना अब एक पल भी रहना नहीं चाहता था। उसने अगले ही दिन ममता का रास्ता खुद से रोककर अपना हाले दिल बता दिया, और ममता ये सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रही थी। लेकिन वो ये चीज़ उसे जाहिर नहीं कर रही थी। और लड़के के माता पिता ने जब ये बात सुनी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो लड़की जिसको लोग मनहूस कहते हैं और जिसके साये से भी दूर रहना चाहते हैं, उनका बेटा शादी करके ऐसी लड़की को अपने घर में लाने की सोच भी कैसे सकता है। माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के पर तो ममता का वशीकरण काम कर चुका था। इसलिए लड़का किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। माँ बाप भी अब पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, और वो अगर घर छोड़कर चला जाता तो उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। ना चाहते हुए भी उन दोनों को ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। ये बात ममता ने गुरुजी को भी बता दी। गुरुजी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम अभी इन चक्करों में मत पड़ो, आगे तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम इस चक्कर में पड़ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी समझ लो इसी एक दायरे में फंस कर ख़त्म हो जाएगी। ममता भी अब अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा सीख चुकी थी और जानती थी। उसको ये नहीं पता था कि इस विद्या का अंत शायद ही कहीं पर है। वैसे तो किसी भी विद्या का अंत कहीं नहीं है, लेकिन ममता को ये घमंड हो चुका था कि ममता अब सब कुछ जानती है, सब कुछ सीख चुकी है। उसने बाबा जी को ये समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी शिक्षा नहीं रोकूंगी। मैं शादी के बाद भी आपके पास शिक्षा लेने के लिए आया करूंगी। लेकिन बाबा जी ने साफ साफ कहा, तू ये बात अभी नहीं समझ रही। मैं जानता हूँ, अगर तूने एक बार शादी कर ली तो तेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तू चाह कर भी ये शिक्षा आगे नहीं ले पाएगी। और ममता ने गुरुजी की बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में ममता ने शादी कर ली। ममता ने अपना घर बसा लिया। कहीं ना कहीं ममता को ये बात अच्छे से पता थी कि वो अब बहुत सारी विद्या ग्रहण कर चुकी है। उसकी ज़रूरत की विद्या उसके पास अब है। इसलिए विद्या का भी अब मन नहीं करता था वहाँ जाकर चीज़ें सीखने को। लेकिन शुरू शुरू में कुछ दिनों तक, लगभग 2 हफ्तों तक, वो रात में जाती और विद्या ग्रहण कर रही थी। लेकिन उसके बाद वो अपने पति के और अपने ज़िंदगी के मोह जाल में ऐसी फंस चुकी थी कि अब उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी। उसके लिए उसका ये बसा बसाया घर संसार सब कुछ हो चुका था, और उसने बाबा जी के पास जाना छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद बाबा जी ने अपना वो स्थान भी वहाँ से छोड़ दिया। वो अब कहीं और जा चुके थे। अब ममता की ज़िंदगी में धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ने लगी। उसका वशीकरण कम होने लगा, जिसके वजह से उसके घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब ममता को ज़रूरत थी एक सहारे की। आज की रात
ममता बाबा जी को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच गई, लेकिन उसे कहीं भी बाबा जी नहीं मिले। अब वो ये बात समझ चुकी थी कि बाबा जी उससे नाराज होकर यहाँ से जा चुके हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस वही विद्या थी जो उसने अभी तक सीखी थी, लेकिन उस विद्या को आजमाने का मौका उसको आज तक नहीं मिला था। अब ममता ने ये तय किया कि वो खुद जंगल में अब अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू करेगी। शुरू में तो अकेले उसे ये चीज़ें करने पर काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि इन शक्तियों को बुलाना और इनका इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी डरते डरते उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके घर में सारी चीज़ें ठीक होने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी ये शक्तियाँ वो इस्तेमाल करती जा रही थी, ये शक्तियाँ उसके ऊपर अब हावी होने लगी थी और अब ये शक्तियाँ उससे बलि मांगती थी। ऐसी शक्तियों में ज़्यादातर आपको अपने सबसे करीबी और प्रिय लोगों की ही बलि चढ़ानी पड़ती है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। ममता के साथ भी यही होने वाला था। पहले उसने अपने सास ससुर दोनों की बलि दे दी, अब बारी थी उसके पति की। ममता को ये भी करना था, लेकिन ममता ने कुछ समय मांगा। ममता को कुछ समय मिल गया। ममता अब माँ बनने वाली थी। फिर ममता ने अपने पति की भी बलि दे दी। पति की बलि देने के बाद धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास बिना पति के भी सब कुछ था। ना उसे धन दौलत की कमी थी, ना ताकत की, ना ऐश्वर्य की। उसके पास जो उसे चाहिए था वो इन शक्तियों से उसे आसानी से मिलता जा रहा था। लेकिन अगर आप काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये शक्तियाँ भी क्या होती हैं? ये शक्तियाँ प्रेत शक्तियाँ होती हैं, जिनको आप वश में करते हैं। वश में करके आप इनसे ज़बरदस्ती वो काम करवाते हैं। ये वो काम तो करती हैं, लेकिन उसके बदले आपसे भी जो चाहे वो मांगती हैं। जैसे आप उनसे जो चाहिए वो मांगते हैं, आपको उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है अगर आपको अगली बार भी उनसे काम लेना हो तो। ममता भी यही कर रही थी, एक हाथ लो और एक हाथ दो। ममता के पास तो अब सब कुछ था। अब उसका बच्चा भी पैदा हो चुका था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वो अब इस गांव की सबसे पैसे वाली इंसान बन चुकी थी। लोग उससे डरते भी थे और शायद इसी डर से उसकी इज्जत भी करते थे। कुछ समय बाद ममता ने दूसरी शादी भी कर ली और अब ममता की चाहत धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। ममता ने अब अपने पहले बेटे की, जो अभी उसे सबसे ज़्यादा प्रिय था, उसकी बलि दे दी और उसकी बलि देने के बाद उसने और बड़ी शक्तियाँ हासिल की, मतलब और ज़्यादा ताकतवर आत्माएं अपने वश में कर ली, जिनसे वो और बड़े बड़े काम करवा सकती थी। अब ममता के दूसरे पति से उसको 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। ये बच्चे भी कहीं ना कहीं काले जादू के ही छत्रछाया में पैदा हो रहे थे, इसलिए ये बच्चे कुरूप थे। देखने में इनका रंग रूप ममता से बिल्कुल अलग था। ये कहीं से भी नहीं लगते थे कि ये ममता और उसके पति के बच्चे हैं। सब कुछ धीरे धीरे चल ही रहा था। ममता को अब किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि वो अपने बच्चों को देखकर अफसोस जताया करती थी कि उसके बच्चे ऐसे कैसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन उसे पता था, उसे इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे भी
अगर बेटियों की शादी में मुश्किलें आएंगी वो आसानी से ठीक कर सकती है। और ऐसा ही हुआ। आगे चल के जब बेटियां बड़ी हुईं, उनकी शादी का वक्त आया और शादी करवाने के लिए हर कोई मना कर रहा था। लेकिन बेटियों को ममता ने अपने अपने पसंद के लड़के चुनने के लिए कहा। ममता की बेटियों ने 2 लड़के चुन लिए और अब ममता ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लड़कों पर करना शुरू कर दिया। उन लड़कों पर भी उनकी बेटियों का ऐसा जादू चला जैसे कि वो उनके दीवाने हैं। वो लट्टू की तरह ममता की बेटियों के आगे पीछे घूमने लगे और ममता की बेटियों की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ममता को जो भी चाहिए होता था, ममता हर एक चीज़ अपनी शक्तियों से हासिल कर रही थी। अभी तक तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ममता को ये बात नहीं पता थी कि जब तक ममता इन शक्तियों को ऐसे भोजन देती रहेगी, मतलब किसी न किसी की बलि देकर उनको संतुष्ट करती रहेगी, तब तक तो ममता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे जैसे ममता बूढ़ी होती जाएगी, उसकी शक्तियां भी कम काम करेगी। वो इन आत्माओं को, जिनको आज उसने कैद करके रखा है, जब उनका भोजन उनको नहीं दे पाएगी, उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, तब क्या होगा ममता का। ममता इन सारी चीज़ों से अवगत नहीं थी, क्योंकि ममता की तो शिक्षा ही पूरी नहीं हुई थी। ममता को अपना अंत अभी तक नहीं पता था। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। धीरे धीरे ममता की उम्र बढ़ती जा रही थी। ममता अभी तक तो उन आत्माओं की संतुष्टि करवाने में पूरी तरह से सक्षम थी और वो आसानी से ये चीज़ें भी कर रही थी। उसके बच्चों की ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आती तो ममता अपनी शक्तियों से दूर कर दिया करती थी। इस बीच में उसके बच्चे हो जाने के बाद उसने अपने दूसरे पति की भी बलि चढ़ा दी थी। अब ममता की उम्र ढल चुकी थी। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ घटने लगी थीं। वो अपनी कैद की हुई आत्माओं को अब पूरा भोजन नहीं दे पा रही थी। वो आत्माएं अब ममता और उसके बचे हुए परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देते रहते थे। ममता अकेले कमरे में बैठकर उन सबको मनाने और समझाने की कोशिश करती रहती थी। जो चीज़ें उसके घर के नौकर जब देखते तो वो यही कहते कि मालकिन पागल हो गई हैं, जब देखो तब खुद से बात करती रहती हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि ममता किससे बातें कर रही है। धीरे धीरे ममता की उम्र जैसे जैसे ढलती जा रही थी, उसका ये पागलपन बढ़ता जा रहा था। और अब ममता की हालत ऐसी हो चुकी थी कि ममता कुछ भी भोजन उन आत्माओं को देने में सक्षम नहीं थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो उन आत्माओं को अपनी कैद से कैसे आज़ाद कर सकती है, जिससे कि वो आत्माएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर अपने लिए भोजन ढूंढ सकें। वो आत्माएं अभी भी ममता के कैद में ही थी, लेकिन ममता की शक्तियाँ कम होने की वजह से वो ममता पर ही अब बार बार हमला करके उसे ही खाने की धमकी देते रहते थे। अब ममता की हालत ऐसी हो चुकी थी कि ममता बिस्तर पर पड़ चुकी थी और ममता बार बार एक ही बात दोहराया करती थी, ले लो मुझे खा लो, ले लो मुझे खा लो। और ये सारी बातें और हरकतें उसके घर के सारे लोगों ने, मतलब नौकरों ने देखी थी। उनको ये बातें समझ में नहीं आती थी। ममता के बिस्तर पर पड़ने के कुछ ही दिनों बाद एक सुबह जब उसके घर में उसके नौकर दाखिल हुए तो उन्होंने ममता का शरीर आधा से ज़्यादा खाया हुआ बिस्तर पर पड़ा देखा। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये
हुआ तो कैसे हुआ। ममता की मौत हो चुकी थी और उसके कैद में जो आत्माएं थी वो अब अपने आप आज़ाद हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी बेटी और बेटे की ज़िंदगी भी इसी तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ चली थी और अब उनको बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करके हमारे इस छोटे से परिवार को बढ़ाकर एक बड़ा परिवार करने में मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा अपना फीडबैक देकर मेरी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।